पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण, उत्तराखंड फिल्म परिषद ने लिया भाग। नई फिल्म नीति पर किया चर्चा। उत्तराखंड में दंत चिकित्सक अधिकारियों को एसडीएसीपी की बड़ी सौगात। प्रांतीय चिकित्सक सेवा संवर्ग के चिकित्सक भाइयों को मिलेगा लाभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार जिले में एसएसपी प्रमेय डोभाल के निर्देश पर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होने वाले हादसों को रोकना है। पुलिस न केवल चौराहों पर चेकिंग कर रही है बल्कि लोगों को भी जागरूक कर रही है। साथ ही वाहन चालकों को शराब पीकर गाड़ी न चलाने की सख्त हिदायत भी दी जा रही है। साथ ही एसपी ट्रैफिक पंकज गोरेला ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। हर चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसते हुए चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और अपने साथ में दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। आपको बताते चले कि पुलिस का सख्त अभियान चलाया पुलिस ने। पूरा मामला हरिद्वार से है जहां पर सख्त अभियान चलाया गया है और जिसको लेकर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ये ड्रंक एंड ड्राइविंग का अभियान जो है पूरे स्टेट में चलाया जा रहा है और हमारे हरिद्वार जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों के विभिन्न जो मेन पॉइंट्स है जहां जहां पे एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहती है या हुए हैं, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं हमारे, उनको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग डेली ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस ये संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं और इसमें प्रतिदिन जो भी ड्राइवर्स हैं जो ड्रिंक किए रहते हैं उनके विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई करते हैं, उनके वाहन को सीज किया जाता है और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए कोरा शुरू हो चुका है, तो जो हाईवे पे जितनी ट्रैक्टर ट्रॉली हमारी चलती हैं, जो गन्ना मिलों में भी आती जाती है, गन्ना सेंटरों से, क्योंकि हमारे जो जनपद है उसमें गन्ना उत्पादक काफी हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में 6 प्रत्याशियों के भाग का आज होगा फैसला, जहां पर सुबह से ही मतगणना की कार्रवाई जो है वो शुरू हो रखी है और साथ ही निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए लगाए गए 14 टेबल 13 राउंड में मतगणना पूरी होगी और केदारनाथ उपचुनाव में 57.67% हुआ था मतदान और बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला भी देखने को मिला है। आपको बताते चलिए कि पूरा मामला देहरादून से है जहां पर 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला भी देखने को मिला था और जिसको लेकर आज वोटों की गिनती जो है वो शुरू है और जिसको लेकर आपको बताते चले कि सभी प्रत्याशी जो है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे और आज भाग का फैसला भी हो जाएगा। केदारनाथ घाटी का जनादेश बीजेपी के पक्ष में गया है और इस उपचुनाव के जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत भी झोंकी है। साथ ही केदारनाथ उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने नई दिल्ली में केदारनाथ मंदिर में शिलान्यास का मुद्दा बनाने का भी पूरा जोर दिया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर के चक्रव्यूह में भी कांग्रेस खुद ही फंस के गई और पार नहीं कर पाई। आपको बताते चले कि केदारनाथ उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रहा, इस सीट पर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रतिष्ठा नहीं विचारधारा में भी जो है वो दांव पर लगी थी। बद्रीनाथ में हार के बाद में उसे वैचारिक मोर्चे पर रक्षात्मक होना पड़ा था। नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल भी खेला जा रहा है। मसूरी नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी तनवीर मारवाहा ने भी नाम की जगह पालिका का कोई कर्मचारी फर्जी हस्ताक्षर का कई प्रकार के पत्र जारी कर रहा है, जिसको लेकर सिविल सोसाइटी फॉर जस्टिस के संयोजक
ललित मोहन काला ने प्रशासक मसूरी नगर पालिका एसडीएम मसूरी से शिकायत की थी और उन्होंने कहा कि नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के कई ऐसे हस्ताक्षर किए जिसमें पत्र मिले हैं जिसका वर्तमान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के संज्ञान में ही है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के फर्जी साइन कौन कर रहा है ये किसी को मालूम ही नहीं है, जो अपने आप पर गंभीर विषय भी है। हमने सिविल सोसाइटी फॉर जस्टिस के लेटर पैड पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को एक शिकायती पत्र और उसमें प्रशासक महोदय को भी जो है अवगत कराया है पत्र द्वारा कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के द्वारा कुछ पत्र जारी किए गए हैं और उन पत्रों को जब बारीकी से देखा गया तो ये अंदेशा हुआ कि ये साइन अधिशासी अधिकारी के नहीं है। और जब हमने इस संबंध में उनसे प्रत्यक्ष रूप से बात की तो उन्होंने कहा कि ये साइन हमारे नहीं है और जब उन्होंने अपने स्टाफ से कहा तो ईओ सेकंड के भी उसमें हस्ताक्षर नहीं है। वास्तव में हो क्या रहा है कि जो पत्र मेरे उस पास आए और मैंने देखा उनको तो पता लगा कि इससे पहले भी कई लोगों के पास इस तरह के पत्र हैं। देहरादून स्थित एक सर्वेयर पार्टी है, उस सर्वेयर पार्टी के द्वारा नगर पालिका मसूरी के कुछ लोगों, कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी इसमें संलिप्त हो सकता है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि यूपीसीबी ने बिना अनुमति के चल रहे मसूरी के 49 होटल्स को नए नोटिस जारी किए हैं। पर्यावरण उल्लंघन के लिए भी उन पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। ये कदम राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण यानी कि एनजीटी के उस निर्देश के बाद उठाया गया जिसमें पूर्व में लगाए गए जुर्माने का पुनर्मूल्यांकन करने और उल्लंघन की तिथि में जुर्माने लगाने का निर्देश दिया गया था। 49 होटल्स में भी 34 होटल यूपीसीबी की अनुमति के बिना चल रहे थे। जी हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे मसूरी में काफ़ी होटलियर्स को, लगभग 50 होटलियर्स को कुछ पेनल्टी एनजीटी के आदेश द्वारा पीसीबी ने जो है इम्पोज की है और काफ़ी बड़ी मात्रा में पेनल्टी लगाई गई है। पीसीबी ने लास्ट ईयर कुछ नोटिस इशू किए थे, उसमें कंप्लायंस की बात कही गई थी कि आपके पास अगर पीसीबी कंसेंट टू ऑपरेट नहीं है तो आप समय से उसको कंसेंट को ले लें। अगर कंसेंट आपकी एक्सपायर हो गई है तो उसको समय रहते रिन्यूअल करा लें। में भी 21वीं पशु गणना की शुरुआत हो चुकी है। पशु चिकित्सक विभाग घर घर जाकर पशु पक्षियों की गणना भी कर रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रविशंकर झा ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश के बाद हर प्रकार के पशु पक्षी जो लोग पालते हैं निराश्रित पशुओं की गणना की जा रही। साथ ही उन्होंने पशुपालकों से भी अपील की है कि पशुओं की गणना करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को सहयोग करें और उनकी नस्ल की भी जानकारी लें, साथ ही जिसके भारत सरकार को आगामी नीति निर्धारण में सहायता भी मिल सकेगी। जी बिल्कुल, भारत सरकार के द्वारा हर 4 वर्षों पे पशु गणना कराई जाती है। यह 21वीं पशु गणना है जो कि अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होकर फरवरी 2025 तक का समय है, जिसमें देश भर में एक साथ पशु गणना प्रारंभ की गई है। और जितने भी पशु हैं, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुत्ते, बिल्ली, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के बीच में रेल का सफर करने के लिए लोगों को अब भी करीब 2 साल का इंतजार और करना पड़ेगा। साथ ही रेल विकास निगम ने भी पहाड़ पर ट्रेन चढ़ाने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है और रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसकी वजह पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों को बताया है। इस संबंध में रेल विकास निगम के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अजीत सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और उन्होंने बताया कि 104 किलोमीटर की लंबी रेल परियोजना में 85 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का काम पूरा कर लिया गया है और इस हिसाब से 86% का काम अब रेल विकास निगम ने किया है।
दिसंबर 2026 या फिर जनवरी 2027 से लोगों को ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जाने की रेल सुविधा मिलनी शुरू होगी। अभी तक की प्रोग्रेस हम 85 किलोमीटर मेन टनल कर चुके हैं 104 किलोमीटर में, और ओवरऑल टनलिंग की प्रोग्रेस हमारी 86% है, 86%, और 28 ब्रेक थ्रू टोटल हमारी ड्राइव जो थी 46 ड्राइव्स थी, 46 में 28 ब्रेक थ्रू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 हमारे मार्च तक और हो जाएंगे। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हिंदू मंत्रों के अंकित किए जाने पर खुशी जाहिर की है और साथ ही धामी सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पहले बौद्ध धर्म के मंत्र वहां पर अंकित किए गए थे, लेकिन अब वहां पर हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किए गए हैं, जो बेहद ही खुशी का विषय है। उनका भी कहना है कि हालांकि बौद्ध धर्म से उनका कोई द्वेष नहीं है, लेकिन देवभूमि में हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किया जाना ही उचित है। और प्रसन्नता अपनी व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने देहरादून एयरपोर्ट के बाहर जो खंभे बनाए गए हैं नए, उनमें हिंदू मंत्रों को अंकित करवाया है, क्योंकि पहले जो खंभे अंकित कराए गए थे उनमें बौद्ध मंत्रों को अंकित करा दिया गया था, जबकि उत्तराखंड सनातनी प्रदेश है, यहाँ पर बौद्धों का उतना ज्यादा कुछ काम नहीं है। हम बौद्धों से द्वेष की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका ज्यादा कोई काम नहीं है। देहरादून के OMGC चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया है। कमेटी ने शासन से इस पर जवाब मांगा। कमेटी ने पूछा कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए हैं। इस हादसे में 6 छात्रों की मौत के पीछे क्या वजह रही है, जिसके बाद में शासन ने परिवहन विभाग को बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही RTO प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि घटना की जांच भी की जा रही है। घटना के पीछे कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा, ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके। 11 नवंबर की रात को एक बड़ी भयावह दुर्घटना हुई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एक 7वां व्यक्ति जो उसमें सवार था वो अभी घायल है। और वस्तुतः ये लोग इनोवा वाहन पे सवार थे और बल्लभपुर की तरफ से गाड़ी आ रही थी। OMGC चौक पर एक कंटेनर से पीछे से इसमें कोलिजन हुआ और उसके बाद इनोवा गाड़ी बहुत हद तक डैमेज हो गई। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए, और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड।
प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकिलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी पार्टी में नवंबर तक सभी 11,729 बूथ में 12 सदस्य इकाइयों के गठन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी ने 20 नवंबर तक 50% बूथ कमेटियों के गठन हर हाल में करने का निर्णय लिया था। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने भी बताया कि इन कमेटियों के गठन की सूचना प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को नवंबर के आखिरी हफ्ते में प्रस्तावित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में रखनी है। देखिए, प्रदेश के अंदर संगठनात्मक हमारे जो चुनाव हैं, संगठित रूप से हम लोग हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य क्षेत्र में हैं और बूथ की समितियों का गठन कर रहे हैं। 50% से ज्यादा जो हमको बूथों का गठन करना था, उस प्रक्रिया में हम सब लोग हैं और उसके बाद जो है हमारे जिला स्तर की सभी समितियों का गठन होना है। धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में हजारों श्रमिकों को श्रम उपकरण वितरित किए गए हैं और भारी संख्या में क्षेत्र के श्रमिकों को उपकरण भी दिए गए, लेकिन अव्यवस्थाओं के कारण इसे रोकना भी पड़ा है। वहीं अव्यवस्थाओं के मद्देनजर कुमायूं से श्रम विभाग असिस्टेंट कमिश्नर मीनाक्षी भट्ट ने खटीमा पहुंचकर श्रमिकों को जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग खटीमा कार्यालय में स्टाफ की कमी के चलते वितरण कार्य में देरी हो रही है। देखिए, स्टाफ की थोड़ा सा शॉर्ट तो है ही, हमारे पास कम है कार्मिक, लेकिन फिर भी हम व्यवस्था कर रहे हैं और आउटसोर्स से हमें स्टाफ लेने की अनुमति बोर्ड ने दी है, तो उसके माध्यम से हम लोग जल्द ही कार्मिकों की नियुक्ति यहाँ करेंगे ताकि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। और जहाँ तक सामान वितरण का विषय है, तो जब वितरण होता है तो जाहिर है कि लोग आते ही हैं और सबको रहता है कि हमें भी सामान जल्दी जल्दी मिल जाए, तो इस कारण से अव्यवस्था हो जाती है। किंतु अब व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए हमने एक निर्णय लिया है कि हम लोग टोकन सिस्टम प्रारंभ कर रहे हैं और एक शेड्यूल हमने बना दिया है कि एक निश्चित तिथि को कितने लोगों को सामान वितरण किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा शुरू करने की मांग उठने लगी है। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरा आनंद का भी कहना है कि सरकार को चारधाम यात्रा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। वहीं इसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का भी कहना है कि सरकार शीतकालीन गद्दी स्थलों पर चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए मूलभूत विकास
अवस्थापना के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पहले चरण के कई काम पूरे होने की ओर से जैसे ही सरकार मूलभूत कामों को पूरा कर लेगी, उसके बाद में शीतकालीन यात्रा का सरकार जल्द फैसला भी लेगी। देखिए, प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस क्रम में अवगत कराना चाहूंगा आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल है, जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है जहां पर बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा मदमेश्वर जी की जो डोली होती है वो भी वहीं पर अवस्थित होती है, उसकी भी पूजा वहीं पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं ICAR क्षेत्रीय समिति प्रथम की बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और कार्यक्रम में कई राज्यों के कृषि मंत्रीगण, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे और सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की निम्न समस्या पर शोध भी किए जाने पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अडानी प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। करण महारा ने कहा कि रिश्वत देना और लेना कानूनी रूप से अपराध है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व में सेबी के अडानी से संलिप्तता को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा कि अडानी के पोर्ट पर 3000 करोड़ का नशा पकड़ा गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अमेरिका की एजेंसी ने भ्रष्टाचार का खुलासा कर राहुल गांधी की बात को सच साबित किया है। आकृति है जिससे कथित तौर पर भरोसेमंद सबूत अगर बीजेपी विपक्षी राज्यों केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के इस मामले में शामिल होने का आरोप लगाती है तो अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार करेगी अडानी ने अधिकारियों को रिश्वत दी। तो कांग्रेस का ये पूछना है कि क्या ये अपराध नहीं है। एक नया इसमें घटनाक्रम और जुड़ गया है। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ समझौता अपना निरस्त कर दिया है। ये लगभग $700 मिलियन का पावर ट्रांसमिशन डील थी जिसे अमेरिका के द्वारा खुलासे के बाद निरस्त कर दिया गया है तथा एक $1.8 बिलियन का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तारीकरण का जो इनके संग समझौता केन्या ने किया था अडानी ग्रुप के संग वो कैंसिल कर दिया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।